किसान भाइयों, अप्रैल की शुरुआत होते ही गर्मियों के तेवर तीखे और तीखे होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि आपने अपने खेतों में ग्रीष्मकालीन फसलों की बुवाई का कार्य पूरा कर लिया होगा। इस समय आप अपने खेतों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करें और वैज्ञानिकों द्वारा सुझाए गए सामयिक कार्य जो आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक हैं, आपकी फसलों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए और फसलों से मुनाफा प्राप्त करने के लिए वो अवश्य करें। तो शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम का यह अंक और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबरें खेती की और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है और चलिए सबसे पहले देखते हैं कृषि से जुड़े कुछ मुख्य समाचार। आलू के अच्छे बीजों की जरूरत, 14 लाख टन से अधिक गेहूं खरीदी। उड़द की खेती उन्नत तरीके से, बागवानी फसलों में लोहे की आपूर्ति और मिर्च में चूर्णा मुर्ना रोग का प्रबंधन। देश में आलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए बेहतर क्वालिटी के बीजों की जरूरत है ताकि घरेलू मांग को पूरा किया जा सके, ये कहना है केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह का। हरियाणा के करनाल में आलू तकनीक केंद्र के शुभारंभ के मौके पर उन्होंने बताया कि साल 2014-15 के दौरान देश में 2.08 करोड़ हेक्टेयर में 4.8 करोड़ टन आलू का उत्पादन हुआ था। इसके चलते भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन गया है। लेकिन देश में आलू उत्पादन बढ़ाने के लिए अच्छी क्वालिटी के बीजों की दरकार है। उन्होंने कहा कि नया तकनीक केंद्र किसानों को रोग मुक्त पौध रोपण सामग्री उपलब्ध कराने में मदद करेगा। इसकी मदद से किसान आलू का उत्पादन बढ़ा सकेंगे। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य इस समय जोरों पर चल रहा है। अब तक प्रदेश में समर्थन मूल्य पर 14,14,932 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए 3,000 केंद्र बनाए गए हैं। इस वर्ष प्रदेश में 1,525 रुपये प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं खरीदी का कार्य हो रहा है। प्रदेश में इस वर्ष 19,34,000 किसानों ने अपनी उपज बेचने के लिए पंजीयन करवाया है। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी के लिए स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन और मार्कफेड को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उपार्जन केंद्रों पर बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। इस वर्ष 3.25 लाख गठान की व्यवस्था की गई है। प्रदेश में इस वर्ष 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदी का अनुमान लगाया गया है। गेहूं खरीदी का कार्य उज्जैन को छोड़कर शेष संभागों में 25 मई तक चलेगा। दलहनी फसलों में उड़द का प्रमुख स्थान है। खरीफ मौसम में किसानों द्वारा मुख्य रूप से उड़द की खेती की जाती है। उड़द की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए 2 या 3 बार हल या बखर से जुताई कर खेत अच्छी तरह तैयार करें। इसके लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। उड़द को बोने से पूर्व बाविस्टीन या वीटावैक्स 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के साथ मिलाकर बीजोपचार करें तथा राइजोबियम व PSB कल्चर 5-5 ग्राम प्रति किलो बीज के साथ मिलाकर बीजोपचार करें। उड़द की बोनी के लिए सबसे उपयुक्त समय 25 जून से 10 जुलाई का माना जाता है। बागवानी फसलों में लोहा अत्यधिक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। लोहा पत्तियों में हरापन बढ़ाता है एवं अनेक प्रकार के एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाता है। लोहे के कारण टमाटर, मिर्च, बैंगन इत्यादि सब्जियों की वृद्धि एवं विकास रुक जाता है। लोहे की कमी के कारण पत्तियां जल्दी पीली पड़ जाती हैं। टमाटर में लोहे की कमी के कारण पत्तियां किनारों से झुलसने लगती हैं व पत्तियों के डंठल बैंगनी रंग के दिखने लगते हैं। मटर में लोहा की कमी से पत्तियां पीली पड़कर झड़ने लगती हैं। बैंगन में दोनों पुरानी तथा नई पत्तियां पीली पड़कर सूख जाती हैं। लोहे की आपूर्ति हेतु 0.1% फेरस सल्फेट का छिड़काव करने पर लोहे की कमी को दूर किया जा सकता है। मिर्च फसल का चूर्णा मुर्ना रोग सबसे खतरनाक रोग देखा गया है। यह रोग बैंगन एवं टमाटर में भी पाया जाता है। इस रोग से त्रस्त पौधों की ऊपरी नई पत्तियां छोटी एवं मुड़ी हुई दिखाई देती हैं। चूर्णा मुर्ना रोग से विषाणु फैलता है और इस विषाणु को एक पौधे से अन्य पौधे में फैलाने का कार्य सफेद मक्खी करती है। इस रोग से ग्रसित पौधे को तुरंत उखाड़कर भूमि में दबा दें या जला देना चाहिए। इस रोग के विषाणु को अन्य पौधों में फैलने से रोकने के लिए सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु मेटासिस्टाटॉक्स 200 मिलीलीटर या एसिफेट 50% प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करने से समुचित नियंत्रण होता है।
तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सबसे पहले हम बात करेंगे मक्का उपज के मंडी भाव की। बड़वानी में मक्का का न्यूनतम भाव रहा 1325 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी रहा 1325 रुपये प्रति क्विंटल। खेतिया में न्यूनतम भाव रहा 1050 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1250 रुपये प्रति क्विंटल। बिछिया में जहां न्यूनतम भाव रहा 1325 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी रहा 1325 रुपये प्रति क्विंटल। अंजड़ में न्यूनतम भाव रहा 1250 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1330 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करेंगे गेहूं उपज के मंडी भाव की। भिंड में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1455 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1500 रुपये प्रति क्विंटल। अजयगढ़ में गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव भी रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल। बड़वानी में न्यूनतम भाव रहा 1530 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल। अलीराजपुर में जहां गेहूं का न्यूनतम भाव रहा 1550 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 1590 रुपये प्रति क्विंटल। अब बात करेंगे अरहर उपज के मंडी भाव की। भिंड में अरहर का न्यूनतम भाव रहा 5100 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 5500 रुपये प्रति क्विंटल। बिछिया में न्यूनतम भाव रहा 6000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी रहा 6000 रुपये प्रति क्विंटल। डिंडोरी में न्यूनतम भाव रहा 7000 रुपये प्रति क्विंटल और अधिकतम भाव भी रहा 7000 रुपये प्रति क्विंटल। अलीराजपुर में जहां न्यूनतम भाव रहा 7800 रुपये प्रति क्विंटल, वहीं अधिकतम भाव रहा 7900 रुपये प्रति क्विंटल। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कृषि वानिकी से लाभ, जी हाँ, यही विषय है चर्चा का, जिस पर की जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ अजय कुमार खरे जी।
किसान साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमको ऐसे मौसम में, ये बदलते मौसम के परिदृश्य में कृषि वानिकी अपनाना चाहिए। कृषि वानिकी खेती की वह पद्धति है जिसमें हम खेती के साथ साथ वृक्षों का भी समावेश करते हैं, पशुपालन भी करते हैं। साथियों, जब अवर्षा की स्थिति से, अधिक वर्षा की स्थिति से हमारी फसलें नष्ट होती हैं, कभी पाला होता है, कभी ओले गिरते हैं, ऐसी परिस्थिति में जो वृक्ष होते हैं वो ज़्यादा सहनशील होते हैं। यदि हमारे पास कुछ वृक्ष हों तो ये हमारे लिए एक फिक्स डिपॉजिट जैसा काम करते हैं। मान लीजिए आपके खेत में आपने बबूल के पेड़ लगाए हुए हैं और परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि आपके पास फसल की उपज आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है। ऐसी परिस्थितियों में आप उन वृक्षों को या तो जलाऊ लकड़ी के रूप में बेच दें, उनसे हमें पशुओं के लिए चारा भी प्राप्त हो जाता है। यदि आपके पास फलदार वृक्ष हैं तो ऐसे मौसम में जहां हमारे पास खाद्यान्नों की उपज नहीं है, हमारे पास फल होते हैं जिनको बेचकर हम पैसे कमा सकते हैं। तो साथियों, ये तो मैंने आपको बताया कि क्या महत्व है इस तरह के वृक्ष लगाने का, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्न भी उठता है कि हम कैसे वृक्ष लगाएं, किस तरह के वृक्ष लगाएं। तो साथियों, चूँकि पानी की कमी है, इसलिए हमें ऐसे वृक्षों का चुनाव करना चाहिए जिनमें कम पानी की ही आवश्यकता होती है। खास करके जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, यहाँ के लिए बेर, आंवला, फलदार वृक्षों में हम अनार भी लगा सकते हैं। हम चाहे तो साथ में कुछ पशुपालन भी करें, मुर्गी पालन भी करें, और दूसरे कुछ जो वृक्ष होते हैं, ऐसे होते हैं जिनसे हमें चारा भी मिलता है, उनको भी हम लगाएं। जैसे मुनगा है, मुनगा से फल भी प्राप्त होता है, चारा भी प्राप्त होता है। तो ऐसे जो बहुउद्देशीय वृक्ष हैं, ये हमको हमारे खेतों पर, मेड़ों पर लगाना चाहिए। इससे फ़ायदा ये होता है कि इन वृक्षों के जो पत्ते गिरते हैं उनसे खाद भी बनती है, क्योंकि आजकल हमारे पास गोबर की खाद होती नहीं है। तो हमारी भूमि में जो ऑर्गेनिक मैटर की कमी हो रही है, और उसी के कारण से जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जो मिट्टी का जीवन कहलाते हैं, जिनके क्रियाकलापों के द्वारा पौधों को भोजन प्राप्त होता है, हम जो भी खादें डालते हैं, रासायनिक खाद या ऑर्गेनिक खाद या जैविक खाद, उनको जो पौधे ग्रहण करते हैं वो सूक्ष्म जीवाणुओं की सहायता से ही कर पाते हैं। तो कृषि वानिकी से फ़ायदा ये होगा कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, इनकी संख्या भी हमारे खेतों में बढ़ेगी। तो साथियों, वृक्ष ऐसे होने चाहिए जिनकी छाया का फसलों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। इसलिए हम ऐसे वृक्ष चुनें जिनका जो क्राउन या जो ऊपर का हिस्सा होता है वो कम से कम हो, उसका डायमीटर कम हो। बल्कि मैं तो कहूँगा ऐसे वृक्ष चुनें जब हमारी फसल हो उस समय हम उनकी कटाई छटाई कर दें। एक उदाहरण आपको देता हूँ बेर का। बेर एक ऐसा वृक्ष है जिसकी नई शाखाओं में ही हमेशा फल आते हैं। यदि हम बेर का प्लांटेशन करते हैं तो उसको हम जब हमारी फसल रहती है खरीफ की, उस समय हम उसमें छटाई कर देते हैं। रबी में मान लीजिए पानी नहीं बरसा या कुछ हुआ तो उस समय बेर में फल आएंगे, नई शाखाओं में फल आएंगे। और बेर बकरियों के लिए एक चारे का काम भी करता है, फेंसिंग के काम में भी आता है। बेर की लकड़ी भी बहुत मजबूत होती है, बहुत से कृषि यंत्रों के बनाने में भी काम में आती है। तो ऐसे वृक्षों का हम चयन करेंगे। तो किसान भाइयों, मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे, अच्छा, यदि कहीं पाला गिर जाए, ओला गिर जाए तो भी इन पे असर कम होता है। अगर हम चाहें तो अपने खेतों में आंवला भी लगा सकते हैं, मेड़ों पे भी लगा सकते हैं, खेतों में भी लगा सकते हैं, और उनके बीच में हम फसलें लगा लेते हैं। तो ये जो फसलें हैं, इनमें जब तापक्रम अधिक होता है तो पेड़ों की छाया होने से उसके नीचे का जो माइक्रो क्लाइमेट है वो ठंडा रहता है और फसलें उसमें अच्छी रहती हैं। आप अगर आपके पास कहीं ऐसी वृक्ष लगे हुए हैं और ये जो गर्मी का मौसम है, इसमें अगर आप उसके नीचे हरी मिर्च लगाते हैं या हरा धनिया लगाते हैं तो आप देखिए कि छाया में इन फसलों की पैदावार भी अच्छी होगी और इस समय बाज़ार में उसकी कीमत भी आपको अच्छी मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप लोग कृषि वानिकी अपनाएं और कृषि वानिकी से संबंधित और भी कोई जानकारियां आप लोगों को चाहिए हों
तो आप जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वानिकी विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट गांव। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, कृषि कार्यों को सुगम बनाने के लिए आजकल नए नए कृषि यंत्र बाजार में उपलब्ध हैं, जिनका कि इस्तेमाल करने का सुझाव वैज्ञानिक भी देते हैं। लेकिन इसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण है सही समय पर कृषि यंत्रों का चुनाव करना, और लंबे समय तक कृषि यंत्रों का इस्तेमाल करने के लिए उनका रखरखाव भी बेहद ज़रूरी है। कृषि यंत्रों का चुनाव और उनका रखरखाव, इसी विषय पर आज जानकारी देंगे हमारे विशेषज्ञ SS धाकड़ जी। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल यंत्रीकरण का ज़माना है, मशीन का ज़माना है। मैक्सिमम किसान आजकल ट्रैक्टर हो गया, पशु चलित कृषि यंत्र होगा, उनका प्रयोग कर रहे हैं। मैक्सिमम ट्रैक्टर पर निर्भरता ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर की बात कर लेते हैं। तो ट्रैक्टर किसान भाइयों, आप लोगों को जैसे आपकी ये फसल कटती है तो मैक्सिमम किसान हमारे अप्रैल और मई जून के महीने में भी, क्योंकि साल भर के सीज़न को यही समय खाली रहता है, इसमें ट्रैक्टर खरीदते हैं। ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसान भाई आपको कुछ मुख्य बिंदुओं पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले कि आपके पास में ज़मीन कितनी है। मान के चलिए कि आपके पास में 30 एकड़ ज़मीन है, तो इसका सीधा सीधा हिसाब ये रहता है काली मिट्टी के लिए 30 एकड़ ज़मीन है तो आपको लगभग 30 हार्स पावर का ट्रैक्टर खरीदना है, यदि आप एक फसल ले रहे हैं। यदि आप इसमें 2 फसल ले रहे हैं तो एरिया डबल हो जाता है, 60 एकड़ हो जाता है, तो आपको 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर लेना है। मतलब जितने एकड़ ज़मीन है आप दोनों सीजन में लगा रहे हैं, उतने ही हार्स पावर का ट्रैक्टर आपको लेना है। तो किसान भाई, हार्स पावर के अनुसार, खेत के साइज़ के अनुसार कितना रकबा है उसके अनुसार आपको लेना है। दूसरा, आप फसल कौन कौन सी लगा रहे हैं। जैसे आप रबी के सीज़न में फसल लगा रहे हैं, खरीफ के सीज़न में फसल लगा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की, उस हिसाब से आपको देखना है। दूसरा, आपके यहाँ पर मिट्टी किस तरह की। जैसे हमारे मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ पर लगभग काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में थोड़े ज़्यादा हार्स पावर के ट्रैक्टर की आवश्यकता रहती है। तो किसान भाई, इन बिंदुओं का ध्यान रखते हैं ट्रैक्टर खरीदते समय। सबसे महत्वपूर्ण पहलू रहता है कि आप जो भी ट्रैक्टर खरीदें, जिस भी कंपनी का खरीदें, उसकी पूरी टेस्ट रिपोर्ट देख लें। हमारे ये जितनी भी ट्रैक्टर की कंपनियां हैं, उनकी पूरी टेस्टिंग जो है, हमारा सेंट्रल फार्म मशीन ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट बुधनी, जो आपके होशंगाबाद के बिल्कुल पास में लगा हुआ एक कस्बा है, वहाँ पर भारत सरकार का संस्थान है। जितनी भी कंपनियां हैं सबकी वहाँ पर टेस्टिंग होती है। मतलब सभी ट्रैक्टर्स की जन्म कुंडली बुधनी में उपलब्ध है। तो मध्य प्रदेश का कोई भी किसान हो, खासकर हमारे मालवा भोपाल के आसपास में बुधनी लगा हुआ एरिया है, अब वहाँ जाकर पूरी उसकी डिटेल ले लें कि जैसे आप 40 हार्स पावर का ट्रैक्टर ले रहे हैं या 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर ले रहे हैं, तो उसमें उसकी डीजल का कंजम्पशन कितना है, और दूसरा उसमें और क्या उसकी विशेषता है। जैसे आप किस पर्पज़ से लेना चाहते हैं, खेती-बाड़ी के लेना चाहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए लेना चाहते हैं, तो पूरे इसमें जो भी स्पेसिफिकेशन है वहाँ पर उपलब्ध है, और उसके अनुसार आप देख लीजिए कि किस में फ्यूल कंजम्पशन कम है, किस में ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, आप लोग वहाँ से पूरी जानकारी ले लीजिए। वहाँ पर बुधनी में एक सुविधा ये भी रहती है कि आप लोग एक सप्ताह के, 1 महीने के, 2 महीने के ट्रैक्टर के रख रखाव पे आप लोग प्रशिक्षण भी आप लोग ले सकते हैं।
दूसरा किसान भाइयों, अब रख रखाव की जहाँ तक बात आती है तो इसमें ट्रैक्टर की रख रखाव की बात करें तो कुछ जो मेजर बिंदु हैं उन पर अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर में फ़िल्टर का उपयोग करते हैं, डीजल अपना जलता है, पानी हम लोग डालते हैं उसको ठंडा करने के लिए। तो जो फ़िल्टर है किसान भाइयों, उसको अपने को 200 घंटों में बदलना है। इसके अलावा जो हमारा आयल है उसको भी लगभग 200 घंटे में बदलना है। कई किसान भाई हम लोग देखते हैं, हम लोग खेत गाँव में जाते हैं तो किसान भाई जब ऑयल का लेवल कम होता है तो जले हुए ऑयल में ही आप लोग नया ऑयल मिला देते हैं। जैसे कि मान के चलो ट्रैक्टर में लगभग 6 से 8 लीटर ऑयल बनता है, आपका थोड़ा लेवल कम हुआ तो 2-3 लीटर आपने उसमें मिला हुआ है। जला हुआ ऑयल आप लोगों ने, जो जला हुआ ऑयल ट्रैक्टर में भरा हुआ है उसमें आपने नया ऑयल मिला दिया, मतलब जला हुआ ऑयल मतलब जिसकी चिकनाई विस्कोसिटी ख़त्म हो गई है। यदि आप उसमें नया ऑयल मिला देंगे तो उसकी विस्कोसिटी भी तुरंत ही कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी, मतलब आपके वो पैसे का वेस्टेज है। तो जब भी ऑयल बदलें 200 घंटे के बाद में आप लोग ऑयल को पूरी तरह से बदलें। इसी तरह फ़िल्टर भी आपको पूरी तरह से बदलने की आवश्यकता है। किसान भाई इसी तरह के हमारा जो ट्रैक्टर में एक रेडिएटर रहता है, पानी भरते हैं उसको ट्रैक्टर ठंडा करने का काम था, तो उसमें एक थर्मोस्टेट वाल्व रहता है जो कि हमारे ट्रैक्टर के तापक्रम को कंट्रोल करता है। कभी कोई वो काम करना बंद कर देता है, ट्रैक्टर हमारा गर्म होने लगता है, तो इसके कारण हमारा इस स्थिति में हम लोग चलाते हैं तो हमारा इंजन सीज होने की संभावना रहती है। तो उसको चेक करते रहें, जब भी इस तरह की स्थिति बने तो थर्मोस्टेट वाल्व को आप लोग चेंज कर लें। तो ये ट्रैक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण बात हुई। अब लोग हम कृषि यंत्रों की बात करें तो ट्रैक्टर तो हम लोग सिंगल चलाते नहीं है, ट्रैक्टर के साथ में हम लोग कृषि यंत्रों का प्रयोग सभी लोग करते हैं। तो ट्रैक्टर के साथ में हम जो प्रमुख कृषि यंत्र हैं, उन्नत कृषि यंत्र हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करें। अभी क्या है किसान भाइयों, ये सीजन के बाद जैसे अप्रैल का महीना हो गया, अप्रैल के महीने में आप लोग खेत की जुताई करते हैं, बखरनी करते हैं। बखरनी के लिए आप लोग कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं और गहरी जुताई करते हैं। जैसे गहरी जुताई के लिए आप लोग एमबी प्लाऊ का उपयोग करते हैं। तो एमबी प्लाऊ का गहरी जुताई का करने से आपकी ज़मीन में जल धारण क्षमता बढ़ती है, तो एमबी प्लाऊ का प्रयोग करें। इसके लिए बुआई के लिए आप लोग सीड कम फर्टिलाइजर डिल का प्रयोग करें। इसके अलावा बुआई के लिए एक बहुत ही बढ़िया कृषि यंत्र जो खरीफ के सीजन रबी सीजन में दोनों ही उपयोग हुआ है, इसको हम लोग रेज बेड प्लांटर बोलते हैं। रेज बेड प्लांटर से एक मेड़ पर 2 लाइन में बोनी होती है, उसके बाद में दोनों साइड में नाली रहती है, नाली काफ़ी गहरी रहती है और मेड़ जमीन जो हमारी फसल रहती हैं वो भी काफ़ी मेड़ के ऊपर रहती है। तो अधिक वर्षा की स्थिति में भी हमारी फसल अच्छी रहती है, जैसे सोयाबीन की फसल है सुरक्षित रहती है। जिन किसानों ने पिछले 2-3 साल अपनी मौसम की प्रतिकूलता बनी हुई है, जिन किसानों ने रेज बेड प्लांटर से बोनी की थी, मेड़ के ऊपर अपनी फसल लगाई हुई थी, उनका उत्पादन काफ़ी अच्छा हुआ है। लगभग 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा ही उत्पादन उनको मिला हुआ है। और कम वर्षा की स्थिति में भी उन जो नालियाँ रहती हैं उसमें जल संरक्षित रहता है, जिससे हम फसलों को नमी मिलती रहती है। इसलिए किसान भाइयों, चाहे वर्षा कम हो चाहे अधिक हो, आप लोग रेज बेड प्लांटर से बोनी करेंगे तो आपको खरीफ के सीजन में आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, अच्छा उत्पादन मिलेगा। रबी के सीजन में इस तरह की मशीन से आप लोग रेज बेड प्लांटर से बोनी करेंगे तो इसमें आपको पानी कम लगेगा। तो किसान भाइयों, इस तरह के उन्नत कृषि यंत्रों का प्रयोग आप लोग करेंगे, अच्छे से चुनाव करेंगे, चाहे ट्रैक्टर हो, कृषि यंत्रों का प्रयोग करेंगे तो आप लोगों को फसल उत्पादन में अच्छा लाभ होगा, आपकी इनकम अच्छी होगी, जिससे कि आप लोगों का भविष्य और आप लोग काफ़ी अच्छा रहेगा। किसान भाइयों, आप लोग इसकी विस्तृत जानकारी के लिए कृषि यंत्रों के चुनाव रख रखाव के लिए आपके निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में रहें। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, आज का यह अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल।
पिन कोड है 462013। इसी के साथ मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपसे आज्ञा चाहूँगी। नमस्कार।